जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है पायनियर हो रही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो आज जो टॉपिक पढ़ेंगे समाज टॉपिक पढ़ेंगे। कल जो टॉपिक बेकारी और अबेकारी टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका था। सबसे पहले सभी बच्चे जुड़ जाएं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सभी बच्चे जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं सभी बच्चे वीडियो को लाइक करते हुए चलें और शेयर करते हुए चलें। देखिए, समाज जो टॉपिक है, समाज से आपका यूपी पुलिस में या और किसी भी एग्जाम को आप देने जाएंगे तो कम से कम आपके 2-3 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, 2-3 नंबर प्रश्न आने होते हैं समाज टॉपिक से। और आपका महत्वपूर्ण टॉपिक भी है समाज। तो समाज कहते किसे है? आपके सामने लिखा है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना नया सार्थक शब्द। सार्थक शब्द देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सार्थक होता है, एक निरर्थक होता है। तो सार्थक का मतलब जिसका कोई एक अर्थ हो, निरर्थक निरर्थक का मतलब होता है जिसका कोई एक अर्थ ना हो, उसे क्या कहा जाता है? निरर्थक कहा जाता है। अब समाज से आपके क्वेश्चन बनते किस तरीके से हैं उसको समझते हैं। समाज से देखिए, एक तो डेफिनेशन से आपसे क्वेश्चन बनता है। डेफिनेशन के बाद जो पूछा जाता है आपसे कि समाज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समाज का शाब्दिक अर्थ, समाज का शाब्दिक अर्थ। तो समाज का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण ये और पेपर में पूछा जाता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का मतलब क्या होता है? शब्दों का छोटा रूप, शब्दों का शॉर्टकट भी कह सकते हैं कि शब्दों का छोटा रूप। और संक्षिप्तीकरण का अर्थ पूछा जाए तो संक्षिप्तीकरण का अर्थ होता है शब्दों का छोटा रूप। शब्दों का छोटा रूप जैसे जैसे मान लो आपके सामने यहाँ लिखा है रसोई, जैसे रसोई के लिए, रसोई के लिए घर। अब ये आपके सामने लिखा है रसोई के लिए घर। अगर इसका हमें संक्षिप्तीकरण करना है तो क्या होगा? सीधा इसको हम क्या लिख सकते हैं? सीधा इसको हम रसोई घर लिख सकते हैं कि रसोई के लिए घर क्या कहलाता है? रसोई घर। ठीक है, तो रसोई के लिए घर। अब यही आपका संक्षिप्तीकरण हुआ। जैसे लिखा है राजा का कुमार। अब इसका हमें संक्षिप्तीकरण करना है, इसको छोटा रूप करना है तो क्या हो जाएगा? राजकुमार। गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, अगर ये इतना बड़ा शब्द है इसका हमें संक्षिप्तीकरण करना है तो क्या कह देंगे? गगनचुंबी। शब्दों का छोटा रूप क्या कहलाता है? आपका संक्षिप्तीकरण कहलाता है। और पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। एक एक चीज को बहुत बारीकी के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले कि समास में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, समास विग्रह किसे कहा जाता है, समास में कितने पद होते हैं, सभी बिल्कुल मुद्दों पे चर्चा करेंगे। एक एक बारीकी से हर चीज का विश्लेषण करते हुए चलेंगे। समास विग्रह किसे कहा जाता है? तो समास विग्रह कहा जाता है सामासिक शब्दों के बीच जो संबंध को स्पष्ट कराए। सामने लिखा है कि सामासिक शब्दों के बीच जो संबंध को स्पष्ट कराए उन्हें समास विग्रह कहा जाता है। सामासिक शब्दों के बीच कैसे? जैसे रसोई घर। अब रसोई और घर में क्या संबंध है? रसोई और घर दो दो पार्टों में इनको अलग अलग कर दिया हमने, दो भागों में इनको अलग अलग तोड़ दिया कि रसोई के कि रसोई घर है, रसोई का घर से क्या संबंध है। अब यहाँ हमने लिख दिया रसोई के लिए घर। तो जो रसोई के लिए घर होता है वो क्या कहलाता है? रसोई घर। तो ये जो के लिए लगा है ये क्या है? हमारा विग्रह। सीधा लिखा है रसोई और घर, इसको दो भागों में तोड़ देंगे, एक साइड रसोई लिख दिया, एक साइड घर लिख दिया। अब इनके बीच में क्या संबंध है? तो रसोई के लिए जो घर होता है वो रसोई घर कहलाता है। तो यही हमें समास विग्रह की परिभाषा भी कहती है कि सामासिक शब्दों के बीच जो संबंध को स्पष्ट कराए उसे क्या कहा जाता है? समास विग्रह कहा जाता है। देखिए, समाज में कोई भी टॉपिक हो उसके छोटे छोटे मुद्दों को बिल्कुल समझ के चलोगे तो वो आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। किसी भी टॉपिक में छोटी से छोटी चीज समझ के चलो कि इसका अर्थ क्या होता है और इसका अर्थ किस तरीके से हम उसको प्रयोग कर सकते हैं। अब समास में पद की बात होती है तो समास में दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद। अब पूर्व पद और उत्तर पद बहुत से बच्चे जानते होंगे कि पूर्व पद किसे कहा जाता है, उत्तर पद किसे कहा जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि समास में पूर्व पद किसे कहा जाता है और उत्तर पद
आपसे पूछ ले, ठीक है, पदों की प्रधानता से क्वेश्चन आते हैं समास में, आपका या तो शब्द दे देगा सीधा और पूछेगा इसमें कौन सा समास है, या फिर पदों की प्रधानता से पूछेगा कि किस समास में प्रथम पद की पूर्व पद की प्रधानता होती है, किस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। ऐसे आपके क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। तो पूर्व पद कहते हैं पहले वाले पद को, और उत्तर पद कहते हैं बाद वाले पद को, ठीक है, बाद वाले पद को। तो पूर्व पद और उत्तर पद में ये आपका अंतर हो गया। तो इतनी चीज हम लोगों ने समझ ली है कि समास किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना नया सार्थक शब्द क्या कहलाता है, समास कहलाता है। सामासिक शब्दों के बीच जो संबंध को स्पष्ट करा उसे समास विग्रह कहा जाता है। समास में पद कितने होते हैं, समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अब समझते हैं समास के भेद से। अब हम लोगों ने इतना समझ लिया है, अब चलते हैं आगे कि समास के भेद कितने होते हैं। तो समास के भेद, तो समास के भेद आपके होते हैं 6 प्रकार से समास के भेद होते हैं। समास के भेद तो ये 6 प्रकार से होंगे। पहला होगा आपका अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा आपका कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। द्विगु समास, द्विगु के बाद द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और इसके बाद जो अगला आपका बचता है वो है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। तो ये आपके समास के भेद हैं जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं कि पहला आपका कौन सा होगा, पहला होगा अव्ययी भाव समास, दूसरा होगा तत्पुरुष समास, तीसरा होगा द्वंद्व समास, चौथा होगा द्विगु समास, पांचवा होगा कर्मधारय समास और छठवां होगा बहुव्रीहि समास। तो ये आपके समास के भेद होते हैं। समास के भेद पूछे तो कितनी संख्या, 6। हालांकि देखा जाए तो इसमें जो जैसे कि तत्पुरुष समास है, तो ये जो आपके सामने द्विगु समास दिया गया है और कर्मधारय समास दिया गया है, ये क्या आपके तत्पुरुष समास के भेद से ही निकल के बनते हैं। तत्पुरुष समास के भेद जैसे आप पढ़ोगे इसमें जो सबसे बड़ा समास है वो तत्पुरुषी समास होगा, क्योंकि ये क्या है, कारक चिन्ह से भी जुड़ा होता है। उसके बाद उसके तत्पुरुष के दो भेद होते हैं, एक समानाधिकरण होता है और एक होता है व्याधिकरण। तो तत्पुरुष समास के समानाधिकरण में ही आपके द्विगु का और कर्मधारय समास का जिक्र किया गया है तत्पुरुष समास के। लेकिन अगर जैसे क्वेश्चन आता है कि समास के भेद कितने होते हैं, तो फिर हमें समास के भेद 6 ही लगाने हैं कि समास के भेद कितने, 6 प्रकार से। अब इनमें क्वेश्चन आता है अव्ययी भाव समास को समझते हैं। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, तो इससे आता है जिसमें प्रथम पद उपसर्ग हो, प्रथम पद उपसर्ग हो, निपात हो, अव्यय हो, निपात हो, अव्यय हो। अव्यय आपको हमने पिछली उसमें पढ़ाया है क्लास में कि अव्यय शब्द किसे कहते हैं, अव्यय आविकारी शब्द कौन से कहलाते हैं। तो अव्यय और निपात आपके एक ही होते हैं कि जिनमें लिंग कॉमा कारक कॉमा वचन से अप्रभावित रहते हैं, वो कौन से शब्द कहलाते हैं, अव्यय शब्द कहलाते हैं। जिसमें प्रथम पद उपसर्ग हो, निपात हो, अव्यय हो, वो कौन सा, अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसके अलावा तत्पुरुष समास से क्वेश्चन आएगा कि तत्पुरुष समास किसे कहा जाता है। तो तत्पुरुष समास से क्वेश्चन आएगा तो जो कारक चिन्ह से जुड़ा हुआ समास। पहली बार पदों से क्वेश्चन आएगा तो उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान और कारक चिन्ह से जुड़ा हुआ समास। कारक चिन्ह जो हमारे कर्ता ने कर्म को करण से वाले कारक चिन्ह है, उन्हीं सभी कारक चिन्ह से जुड़ा हुआ समास। तो ये तत्पुरुष समास हो गया। अब आता है द्वंद्व समास से क्वेश्चन कि द्वंद्व समास से क्वेश्चन कैसे आता है, जिस समास में
दोनों पद प्रधान हो, दोनों जिसमें दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान कौन सा समास? द्वंद्व समास कहलाता है। इसके बाद कर्मधारय द्विगु से क्वेश्चन आता है, तो द्विगु से क्वेश्चन आता है किस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है? तो द्विगु समास में क्या होता है? प्रथम पद संख्यावाची और उत्तर पद क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। तो किस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है? द्विगु समास में। कर्मधारय से क्वेश्चन पूछेगा, तो कर्मधारय से क्वेश्चन आता है किस समास में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष होता है, उपमान और उपमेय होता है? तो कर्मधारय समास में एक पद आपका विशेषण रहेगा, एक पद आपका विशेष रहेगा। तो कर्मधारय समास में एक पद पूर्व पद, उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण, विशेष या उपमान और उपमेय, और कर्मधारय में अगर पूछा जाए किस पद की प्रधानता होती है, तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, उसके बाद आता है बहुब्रीहि समास, कि बहुब्रीहि समास किसे कहा जाता है? और बहुब्रीहि समास, इन समास में ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो समास, सबसे ज्यादा जो प्राथमिकता दी जाती है वो बहुब्रीहि समास को दी जाती है। कोई भी आपका किसी भी समास, इन समासों में से कोई भी उदाहरण ऐसा है जो आपका बहुब्रीहि में आता है, बाकी में आता है, तो यहाँ प्राथमिकता से भी क्वेश्चन आते हैं कि अगर जैसे मान लो, अब यहाँ आपको समझाती हूँ एक एक समास, जैसे अभी कल की क्लास में अव्ययभाव समास और ये सारे जो भेद हैं एक एक करके हम उनको बहुत अच्छे से और पढ़ेंगे। तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है? तो इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। क्वेश्चन आता है किस समास में तीसरा पद प्रधान होता है? तो बहुब्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। तीसरे पद की अब पूछा जाए किस समास में किसी पूर्व पद और उत्तर पद को छोड़कर किसी तीसरे की ओर संकेत किया जाता है, तब भी कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। तो तीसरे पद की प्रधानता या किसी विशेष अर्थ को, किसी विशेष अर्थ को बताने वाला, ठीक है। तो ना इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, ना उत्तर पद प्रधान होता है, किसी तीसरे की ओर संकेत किया जाता है। बहुत से एग्जाम्पल आपके ऐसे रहेंगे जो आपके और भी समास में आएंगे और बहुब्रीहि में भी आएंगे। अगर कोई भी उदाहरण ऐसा है इनमें कि जो बहुब्रीहि समास में आता है, इसके अलावा और किसी समास में आता है, तो हमें प्राथमिकता किसको देनी है? बहुब्रीहि समास को देनी है। अभी के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही समझेंगे। इसके बाद कल की जो क्लास होगी उसमें एक एक समास को, चाहे वो अव्ययभाव समास हो, चाहे वो तत्पुरुष समास हो, या द्वंद्व समास हो, या द्विगु समास हो, कर्मधारय हो, बहुब्रीहि हो, इनको एक एक करके समझेंगे, तब आपको जाके ये समास और अच्छे से समझ में आएंगे। जैसा कि आज इसीलिए समझाने को मैं आपको बहुत जल्दी, लेकिन जल्दी नहीं करनी है। जल्दी का काम किसका होता है? शैतान का। हम लोगों को बहुत, क्योंकि हिंदी है, हिंदी को आप जितना सरल तरीके से और जितना आप उसको धीमे लेके चलेंगे, उसको आप उतनी जल्दी सीखेंगे। रिवीजन के लिए बता रहे हैं, हिंदी आप एक बार फिर से कह रहे हैं, एक बार में नहीं सीख पाओगे। आपको हिंदी कम से कम 3 बार रिवाइज करनी होगी, तब जाके आप हिंदी कवर कर सकते हो। आपको जो भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं उनकी आपकी प्रैक्टिस यहाँ करवाई जाएगी, ये कंफर्म है कि यहाँ आपकी प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। तो प्रैक्टिस होगी, सारी क्लासेस को बिल्कुल गौर से देखिए, कोई भी क्लासेस होती है उसके बाद टॉपिक की जो भी टॉपिक करवाए जा रहे हैं इनकी प्रैक्टिस भी आपकी करवाई जाएगी। तो रिवीजन करते हुए चले सारे बच्चे। कल जो डिस्कस करेंगे सभी समास के भेद पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जाने से पहले सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर कर दें। सभी बच्चे, जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं, सभी बच्चे शेयर कर दें। कल की क्लास से मिलते हैं, आज के लिए इतना है।